नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने हूं, बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं वो लेकर के एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दिल्ली पुलिस में आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जीडी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं यहां आप करके लेकर के आया हूं, जिसमें साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, जिससे सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहें। कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स को समझने का सिलसिला। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से देखिएगा। डीमोनेटाइजेशन वाज अ न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा में की गई एक पहल थी। विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन आप सभी ने सुना होगा, हिंदी में इसे नोटबंदी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली नोटबंदी जिसने पूरे भारतवर्ष को लाइन में लगा दिया था। एट दैट टाइम जिसके पास भी 500 और 1000 रुपए के नोट थे वो सब कहां पहुंच गए थे? बैंकों की लाइन में पहुंच गए थे। तो बता सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा प्रश्न कब कहां पूछा गया है, ऊपर आपको उसकी टैगिंग मिल जाएगी, आप उस टैगिंग को देखते हुए रहिएगा। तो अगेन इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नवंबर 2016। नवंबर 2016 तारीख थी 8 नवंबर। 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था कि भाइयों और बहनों, 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहे। एक शब्द उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया था जिसका नाम क्या था दोस्तों? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब यह होता है वही मुद्रा मानी जाती है जिस पर सरकार अपनी एक्सेप्टेंस प्रदान करती है, जिस पर सरकार अपनी एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति प्रदान करती है। तो जैसे भारत में नोट और कॉइन ये दोनों क्या है? लीगल टेंडर हैं, क्योंकि इन पर सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की हुई है। लिखा होता है ना नोट पर, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं जितने रुपए का वहां नोट होता है। तो ये गारंटी कौन देता है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये बात नोट पर भी लिखी होती है। नोट के बैक साइड पर आप देखते हो लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो इसका सही ऑप्शन हमें पता चल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से बताइएगा। As of June 30, 2020, which of the following products in India has GST? GST is excluded. Basically 30 जून 2020 तक भारत में निम्नलिखित में से किस है जीएसटी को बाहर रखा गया है? यानी कि इनमें से वह कौन सा उत्पाद है जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? यह प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया था 2 दिसंबर 2020 की शिफ्ट 2 में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर एज ऑफ जून 30, 2020 के हिसाब से पूछा गया था, लेकिन आज भी इस क्वेश्चन की रिलेवेंस है। आज भी अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो टिल नाउ यानी कि अभी तक वो प्रोडक्ट जो इसमें आप देख रहे हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर ही है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। किसकी बात कर रहा हूं? सी इज द राइट ऑप्शन, मानव उपभोग के लिए शराब। एल्कोहल का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो मनुष्य पीने के लिए शराब का इस्तेमाल करता है वो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर है। और इनका पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है, जो वस्तु जीएसटी में होगी उसका एमआरपी पूरे भारत में एक होगा। और जब एमआरपी पूरे भारत में एक ना हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्राइजेस हो, एमआरपी हो, तो याद रखिएगा वो वस्तु जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो ये जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की अगर हम बात करें, यानी कि जीवन रक्षक दवाएं, इन पर जीएसटी है कितने परसेंट है? 5% है। एयर कंडीशन, एसी और रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये कितना है? 28% जीएसटी लगता है इसके ऊपर। और डेंटल्स और ब्रशिंग एंड सोप की बात करें, इस पर कितना है जीएसटी? तो इस पर जीएसटी है दोस्तों 18%। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सारी की सारी चीजें। तो जल्दी से देखते हुए चलिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पैन इज एन, पैन जिसे हम परमानेंट अकाउंट नंबर, क्या फुल फॉर्म है? परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं हम इसे। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है PAN is a digit unique alphanumeric number issued by the income tax department।
आयकर विभाग के द्वारा पैन जो जारी किया जाता है वो कितने डिजिट का होता है, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 10। 10 इज द राइट ऑप्शन। 10 इज द राइट ऑप्शन। कभी भी आप चेक कर लीजिएगा, 10 डिजिट का ही होता है पैन नंबर। और पैन हिंदी में स्थायी खाता संख्या बोलते हैं। जितने भी आयकर दाता हैं उन सबको यह संख्या दी जाती है। इसी संख्या के आधार पर उनका टीडीएस वगैरह कटता रहता है, जो आप आयकर भरते हैं वो भी। और अब पैन को आधार से लिंक कर दिया गया है। पैन को आधार से लिंक करना एक मैंडेटरी प्रोसेस है, जिसे हम पैन आधार लिंकिंग के नाम से जानते हैं। इसकी लास्ट डेट 30 जून रखी गई थी, जो कि अब निकल गई है। तो अब यहां पर 1000 रुपए फाइन देना पड़ रहा है, तभी पैन को आधार से लिंक किया जाएगा, अदरवाइज आधार से लिंक नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा होता है पैन नंबर, समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, AMYPB, ठीक है, 6812G, ठीक है। इस तरीके से कुछ होता है, आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये P जो है ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां पर कंपनी होती है तो ये P का साइन बदल जाएगा, ठीक है, P का साइन बदल जाएगा। और ये जो लास्ट, ये जो इसके बाद का डिजिट होता है, ये नेम का पहला अक्षर होता है। नेम का पहला अक्षर होता है, तो ये सिग्निफिकेंस भी होता है। आपसे आधार नंबर अगर पूछा जाए कि आधार कितने डिजिट का होता है, तो बता दीजिएगा 12 डिजिट का होता है। और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी कि अल्फाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं, लेकिन जो आधार नंबर है वो सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट का होता है, ओनली न्यूमेरिक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 3 दिसंबर 2020 को पूछा जा चुका है। द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वॉज द नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय जनगणना थी, यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, आजादी के बाद से उस जनगणना का नंबर कौन सा था, ये आपको बताना है। यहां पर कौन से नंबर की जनगणना थी, तो बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन है वो है 7वीं जनगणना। आप ऐसे आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और जनगणना आपको पता है आफ्टर 10 ईयर्स संपन्न की जाती है, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद। तो 651 के बाद 61, 61 के बाद 71, 81, 91, 2001, 2011। अब इनको आप जोड़ लीजिए, आपको खुद मिलेगा फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन सी हो गई, 7th हो गई। यहां पर ओवरऑल अगर हम बात करें आजादी के बाद ये कौन सी जनगणना थी, सॉरी आजादी के बाद तो 7वीं थी, लेकिन जब से जनगणना होना शुरू हुई है तब से आज तक की अगर बात करें तो ये कौन से नंबर की जनगणना थी, ये जनगणना यहां पर 15वें नंबर की थी, क्योंकि जनगणना प्रॉपर तरीके से 1881 से होना शुरू हो गई थी। कब से, 1881 से शुरू हो गई थी। चलिए अगला बताइएगा, पूछा जा रहा है द चेक नंबर ऑफ अ बैंक इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एज ऑफ अगस्त 2020। अगस्त 2020 तक भारत में किसी बैंक के चेक नंबर में अंक होते हैं, अभी भी यही है। अगस्त 2020 की जगह अगर मैं यहां पर बदल नहीं रहा हूं, बट ये भी अगर लिख दूं तो भी ये बात अभी तक क्या होगी, सही ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो चेक नंबर ऑफ अ बैंक ये कितने डिजिट का होता है, याद रखिएगा हमेशा 6 डिजिट का होता है। और ये न्यूमेरिक डिजिट ही होते हैं, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। और ये इस तरीके का चेक देखते हो ना, यहां पर ये नंबर सबसे बॉटम में ये नंबर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और यहीं पर 9 डिजिट का एक नंबर और होता है जिसे हम MICR के नाम से जानते हैं। किस नाम से, MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है, MICR कोड का। ये भी चेक नंबर के पहले ही दिया होता है यहां पर, तो ये बात याद रखिएगा। और चेक की जब बात आती है तो एक इसमें IFSC भी होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 9 डिजिट का होता है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। सॉरी 9 डिजिट का नहीं होता है, 11 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, IFSC 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का।
11 डिजिट का ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ इस प्रकार से आईएफएससी होता है। आईएफएससी की बात करें तो लाइक एज PUNB 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें शुरुआत के जो 4 डिजिट हैं ये आप देख रहे हो, ये अल्फा कैरेक्टर होते हैं। ये अल्फा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को। जैसे PUNB से पता चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक। ये जो 5th डिजिट होता है ये सेंट्रल में रखा गया है, ये हमेशा क्या होगा 0। और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच को, और इन्हें ब्रांच कोड के नाम से जाना जाता है। ब्रांच कोड के नाम से। तो इतने सारे कोड मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करता हूं आप भूलेंगे नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, समझिएगा। द 11th 5-year प्लान एंडेड इन द ईयर। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में समाप्त हुई। देखिए दोस्तों, अब तक सिर्फ 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, 12 5-year प्लान ही अब तक के बने हैं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 2017 में। अब क्योंकि 5-year प्लान का मतलब है ये 5 वर्षों के लिए होते हैं, तो 12वीं लास्ट थी जो कि 2017 में समाप्त हुई। तो 2011 वाली तो ये 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये कब समाप्त हुई होगी? ये समाप्त हुई थी दोस्तों 2012 में। कब समाप्त हुई थी? ये 2012 में समाप्त हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो 2007 से 2012 ये पूरा टेन्योर था किसका? 11th 5-year प्लान का, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। क्लियर हो गई बात? और पहली योजना स्टार्ट होती है, मैं आपको बता देता हूं, 51 से 56, 51 से 56, जिसे किसने शुरू किया था? उस समय के PM जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी। स्टार्टेड बाय पंडित नेहरू, ठीक है, इन 1951। अगला बताइएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ एन एम्प्लॉय इन इंडिया, व्हाट डज EPFO स्टैंड फॉर? भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में EPFO का क्या अर्थ है? EPFO, जिसे हम पूरे नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO के नाम से जानते हैं। सुन लीजिएगा, जब भी कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो आप सुनते होंगे कि उसकी सैलरी से कुछ पैसा कट जाता है, शॉर्ट में से PF के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली क्या है, मैं पूरी बात आपको यहां पर बता देता हूं। तो ये जो PF है एम्प्लॉय का, EPF, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि अंशदान होता है। तो पहली बात तो किसके लिए जरूरी होता है? उस संस्थाओं के लिए जरूरी होता है जहां पर जिस व्यक्ति की बेसिक सैलरी 15,000 या इससे कम है, 15,000 और लेस या इससे कम है, तो उनके लिए मैंडेटरी है। और 12% कॉन्ट्रीब्यूशन ये एम्प्लॉय का लिया जाता है, ये एम्प्लॉय का होता है, यानी कि नियोक्ता का। और 12% ही जो है ये किसका होता है? एम्प्लॉयर का होता है, यानी कि जिसके पास नौकरी कर रहा है उस कंपनी का। ये दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं 24%। और ये जो संस्था ये सब देखती है वही है EPFO। और जिस खाते में जमा किया जाता है वो बन गया है यूएन, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ध्यान रखिएगा इस बात को। और EPFO गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्था है, कोई प्राइवेट नहीं है। अगला, द बेस रेट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ अ बैंक बिलो विच इट इज नॉट परमिसिबल टू लेंड एक्सेप्ट इन सम केसेस इफ अलाउड बाय। पूछा जा रहा है आपसे, आधार दर किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे ऋण देने की अनुमति नहीं है, कुछ मामलों को छोड़कर यदि द्वारा अनुमति दी गई हो। किसके द्वारा अनुमति अगर दी गई हो तो बेस रेट से कम पर भी ऋण दिया जा सकता है। ठीक है, बेस रेट क्या है? बेस रेट वह दर है जिससे कम पर कोई भी बैंक अपने किसी भी ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं कर सकता। बेस रेट को 2010 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो इसे 2010 में शुरू किया गया था। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना इसको कम नहीं किया जा सकता है। और वो सम केसेस कौन से हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। वो जो भी सम केसेस होते हैं उनको डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट के नाम से जाना जाता है, DIR, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। जैसे बैंक अगर अपने कर्मचारी को लोन दे, ओन एम्प्लॉय, कोई भी बैंक जब अपने कस्टमर को ऋण प्रदान करता है, अपने
एम्प्लॉय को, जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, उनको ऋण देता है तो क्या वही दर लेता है जो दर नॉर्मल कस्टमर से ले रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कम दरों पर यह पैसा क्या है, इनको दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। किसानों को भी सरकार के कहने पर कई कम दर पर लोन ऑफर किए जाते हैं जो बेस रेट से कम होती हैं। हालांकि अब एक बात और याद रखिएगा, बेस रेट तो चल ही रही है, लेकिन एक और मिनिमम रेट इंट्रोड्यूस कर दी गई है जिसे हम MCLR के नाम से जानते हैं। किस नाम से? MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ये हम कहते हैं MCLR। इसे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगला प्रश्न, द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वॉज द नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको बताना है भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी। यही जो प्रश्न अभी आपसे पहले पूछा था ना, वही प्रश्न है। मैं यहां पर इस प्रश्न को डाल करके सिर्फ यही आपको दिखाना चाहता हूं कि देख लीजिए प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए जो अगर आपका पेपर बाद में है, शुरुआत में आपको कई शिफ्ट हो चुकी हैं, तो उनका रिव्यू लेना बहुत जरूरी होता है। आंसर इसका जानते हो, बता चुका हूं, 7th। अगला प्रश्न है, Which of the following does not form part of the fiscal policy of a country? निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं बनता है? राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं बनता है, इसका मतलब समझ लीजिएगा। मतलब क्या है? देखिए, राजकोषीय नीति दो कार्यों के लिए बनाई जाती है। ये किसके लिए बनाई जाती है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इन योजनाओं का निर्माण किया जाता है। सरकार किस तरीके से खर्च करे और किस तरीके से निवेश करे, इनको देखने के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं, जिनका फर्क मनी सप्लाई पर भी पड़ता है। किस पर पड़ता है? मुद्रा की आपूर्ति पर भी इसका फर्क पड़ता ही पड़ता है, ध्यान लीजिएगा। तो ये इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो देखिए, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, मैंने पहले ही बता दिया, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होंगी या नहीं होंगी। टैक्स पॉलिसी, तो करों को बढ़ाने से या घटाने से क्या होगा? सरकार के पास फर्क पड़ेगा। हम टैक्सेशन की बात भी यहां पर करते हैं। तो टैक्स और स्पेंडिंग्स, ठीक है, यानी कि आया गया इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें इसमें काउंट करते हैं। तो टैक्स पॉलिसी भी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को देखना, तो ये इसका डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनडायरेक्टली बात करेंगे तो इस पर फर्क तो पड़ेगा। अगला है डेट और सरप्लस मैनेजमेंट। डेट और सरप्लस का मतलब है सरकार के पास ऋण की अधिकता या सरकार के पास पैसे की अधिकता, यह भी इन नीतियों पर फर्क डालता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? कौन सा फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। और मॉनेटरी पॉलिसी देश में कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज रूरल और अर्बन। भारत में ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, मतलब रूरल बैंक और अर्बन बैंक। तो रूरल और अर्बन के रूप में इनमें से कौन सा बैंक है जिनको डिफरेंशिएट किया जाता है? शहरों के लिए अलग है, गांव के लिए अलग स्ट्रक्चर है। तो ऐसा कौन सा बैंक है? ये बेसिकली कोऑपरेटिव्स बैंक होते हैं। कोऑपरेटिव्स बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो 3 प्रकार का होता है, मैं आपको बता देता हूं। कोऑपरेटिव बैंक 3 लेवल पर काम करते हैं। एक को बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। ये विलेज लेवल पर काम करती है, विलेज लेवल। दूसरा यहां पर होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। फिर आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये स्टेट लेवल पर काम करता है, स्टेट लेवल पर, ठीक है, यानी कि राज्य स्तर पर। तो बेसिकली ये इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स ही होते हैं जो कि रूरल और अर्बन में डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर
as per the census of India 2011 reported by more than 41% household, 41% से ज्यादा परिवारों को भारत की जनगणना 2011 के अनुसार क्या करता है, पानी का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था? सबसे लोकप्रिय जो स्रोत है वो है हैंडपंप या ट्यूबवेल। हैंडपंप या ट्यूबवेल, गांव में जाएंगे तो आपको हैंडपंप मिल जाएगा, शहरों में आप समरसेबल ट्यूबवेल की बात जो करते हैं, गांव में भी खेतों में सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से होती है, तो ये वर्तमान का जो है सबसे पॉपुलर सोर्स है। यानी कि बोरिंग करके पानी निकालना, जो जमीन में बोरिंग करी जाती है, ट्यूबवेल्स, ठीक है। तो वेल का मतलब ये होता है कुआं, ट्यूब यानी कि ट्यूब के आधार पर हमने बनाया हुआ है, तो वो ट्यूबवेल्स की बात कर लो या हैंडपंप की बात कर लो, ये मोस्ट पॉपुलर सोर्स है। इसी से जो है सबसे ज्यादा जगहों पर पानी प्राप्त होता है। अगला, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट हैव। मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में क्या संबंध है? मुद्रा की सट्टा मांग यानी कि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो मुद्रा की जो मांग है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एक कम दूसरा ज्यादा, और जब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात ऐसे समझ लीजिएगा। तो दोनों में रिलेशन क्या है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है। आप सोचिए, ब्याज दर अगर कम हो जाएंगी तब आप ज्यादा ऋण लेना पसंद करोगे, ब्याज दरें ज्यादा होंगी तो कम ऋण लेना पसंद करोगे। इसी को चीप मनी और डियर मनी के नाम से भी जानते हैं। चीप मनी का मतलब जब बाजार में इंटरेस्ट रेट कम होती हैं तो उस समय पैसे को हम चीप मनी के नाम से जानते हैं, चीप मनी के नाम से। जैसे नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट ज्यादा सेल होते हैं, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है आप ब्याज नहीं चुका रहे हैं। क्लियर है बात? अगला प्रश्न, as per 2011 census which of the following states oblique union territories has the highest density of population। देखिए 2011 की जनगणना आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना को बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पढ़कर के जाइएगा, आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही। आप यहां भी देखेंगे नंबर ऑफ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यह होता है एक निश्चित क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में या स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है, कितने लोग रहते हैं, यह होता है घनत्व। तो अगर हम यहां पर बात करें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यह है दोस्तों एनसीआर दिल्ली, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहां की है, नेशनल कैपिटल। लोवेस्ट की अगर हम बात करें तो लोवेस्ट डेंसिटी कहां की है, अरुणाचल प्रदेश की। कहां की है, अरुणाचल प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया है, लेकिन ये तो क्या है, स्टेट है। अगर हम लोवेस्ट यूटी की बात करें तो यूटी में आता है दोस्तों अंडमान निकोबार। यूटी में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड, ठीक है। और हाईएस्ट में, लोवेस्ट में स्टेट में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और हाईएस्ट अगर हम स्टेट में बात करते हैं तो कहां का है, तो कहां का है, बिहार का है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहां की है, बिहार की है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इन 1982 में which of the following institution was established which is also a nodal agency for rural credit। 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई जो ग्रामीण ऋण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है? बता सकते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। दिल्ली पुलिस पेपर 12/10/2022 यानी कि 12 अक्टूबर 2022 को यह प्रश्न पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पर, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब स्थापना हुई थी, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। तो जो डेट है वो है 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, मुंबई में है हेडक्वार्टर, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और किसके रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना हुई थी, तो रिकमेंडेशन यहां पर थी बी शिवरमन समिति, बी शिवरमन
कमेटी, बी शिवरमन कमेटी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बी शिवरमन कमेटी, ठीक है। अगला प्रश्न, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू, यानी कि व्यक्तिगत प्रायोज्य आय का तात्पर्य है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब यह है जो इनकम आप खर्च कर सकते हो बाजार में, जितना आप कमा रहे हो, क्या पूरा पैसा आप बाजार में खर्च कर सकते हो? नहीं। जो पैसा आप कमाते हो, जैसे ग्रॉस इनकम समझ लीजिएगा, ग्रॉस इनकम, जो भी आपको टोटल पैसा मिला उससे आपको क्या करना है? लेस कई चीजें करनी है। जैसे पहले टैक्सेस, भाई अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? पर्सनल इनकम जो हमारी आय है, जिसको हम ग्रॉस इनकम यानी कि कुल आय से बात करें, तो पहले टैक्स माइनस करेंगे। मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मुझे सरकार को टैक्स भी तो देने पड़ेंगे, तो सरकार को हम पहले टैक्स माइनस करेंगे। उसके बाद नॉन टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन टैक्स यानी कि घर का किराया हो गया, रेंट पे रह रहा हूं, कोई लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई वगैरह चुकाऊंगा, तो ये नॉन टैक्स है। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वही है दोस्तों पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि अब यही वो पैसा है जो मैं बाजार में खर्च कर सकता हूं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? प्राइवेट इनकम विच इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग, जो कि उपभोग के लिए और बचत करने के लिए क्या है? अवेलेबल है, यानी कि उपलब्ध है, उसे ही हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के नाम से जानते हैं। सही ऑप्शन, सॉरी, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम नहीं, सॉरी, पर्सनल इनकम विच इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग, इसका सही ऑप्शन है। प्राइवेट इनकम नहीं है, पर्सनल इनकम। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है बिल्कुल यही है। यहां पर ध्यान रखिएगा, पर्सनल इनकम विच इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग, तो पर्सनल है ना कि प्राइवेट। अगला, the decadal growth rate from 2001-2011 was recorded as according to 2011 census, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में हर 10 वर्षों में ही जनसंख्या वृद्धि आती है, तो डिकेडल भी यहां पर आंकड़े लिए जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.64%, 17.64%, 17.64% ये दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला, H stand in HYV seeds which were instrumental in the progress of green revolution। जब आप हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो HYV बीजों की बात जरूर पढ़ेंगे। HY का मतलब क्या है? यहां पर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो H का मतलब क्या हुआ? हाई कहां पर लिखा हुआ है? डी में लिखा होता है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हरित क्रांति की सफलता। और हरित क्रांति की बात आ गई है तो एक व्यक्ति का नाम कभी मत भूलिएगा, वो है MS स्वामीनाथन। ये भारत के स्तर पर क्या है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, MS स्वामीनाथन। और इसकी शुरुआत भारत में 1960s वाले दशक में हो गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध दो ही फसलों से है, व्हीट एंड राइस, यानी कि गेहूं और चावल। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है और इसे समग्र मौद्रिक संसाधनों के नाम से भी जाना जाता है? मुद्रा की आपूर्ति के मापकों की जब हम बात करते हैं तो चार ऑप्शंस आते हैं, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। ये चार मानक हमेशा आते हैं। जिसमें एग्रीगेट की बात करें तो M3 आता है। M3 में सारा पैसा आता है। M2 प्लस टाइम डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक, ये फॉर्मूला होता है। इन कॉमर्शियल बैंक ये फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो M3 को हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स के नाम से जानते हैं। और M1 नैरो, M1 क्या होता है? नैरो मनी होता है। M1 नैरो मनी होता है, नैरो मनी। M3 को एक और नाम से जानते हैं, ब्रॉड मनी। एग्रीगेट रिसोर्सेज यानी कि ब्रॉड मनी। M1 में क्या आता है? M1 में आता है करेंसी, करेंसी जो कि क्या है? नोट प्लस क्वाइन के रूप में है। करेंसी, नोट प्लस क्वाइन, प्लस हम यहां पर डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं। डिमांड डिपॉजिट यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा है
डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इन इंडिया पॉवर्टी इज अ मेजर प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पॉवर्टी। भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या है, गरीबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गरीबी के बारे में सही नहीं है? दिल्ली पुलिस के ये 13/10/2022 के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। गरीबी का मतलब क्या होता है जान लीजिए दोस्तों। गरीबी का मतलब है एक व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? पॉवर्टी का, ठीक है। पॉवर्टी दो प्रकार की होती है, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, और दूसरा यहां पर होता है रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? यहां पर किसको गरीबी में काउंट नहीं किया जाता है? तो पीपल एंजॉय क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं भाई। पीपल हैव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है तभी तो गरीबी होगी। पीपल हैव इर्रेगुलर वर्क, यानी कि काम तो मिल रहा है लेकिन रेगुलरिटी नहीं है। कभी जैसे मजदूर लोग होते हैं, हफ्ते में 2 दिन काम मिल गया, 6 दिन 4 दिन खाली हैं, तो क्या हो रहा है? इर्रेगुलर वर्क, तो गरीबी की ओर बढ़ाएगा आगे। देन पीपल लैक हाउसिंग, यानी कि घर वर नहीं है लोगों के पास, लेकिन यहां लिखा है पीपल एंजॉय क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा जीवन उनको मिल रहा है। अच्छा जीवन मिल रहा होता तो गरीबी कहां होती? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। अगला देखिएगा, एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया 10 जनवरी 2023 को, इसी साल के जनवरी में पेपर में पूछा गया है। ₹2000 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज हैज मोटिव ऑन इट्स बैक। अब तो 2000 रुपए का नोट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरी डेट दी थी 7 अक्टूबर चेंज कराने के लिए, 7 अक्टूबर 2023, ठीक है। वैसे डेट दी गई थी 30 सितंबर, बट डेट बढ़ा दी गई थी। बस 7 अक्टूबर के बाद अब एक अपडेट इसमें मैं आपको बता देता हूं, वो ये है आरबीआई के ऑफिस में जाकर के बदल सकते हैं। आरबीआई के ऑफिस में जाकर के 2000 रुपए का नोट आप बदल सकते हैं, और यहां कब तक बदला जाएगा इसकी कोई तय सीमा है, कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो 2000 के नोट पर क्या बना हुआ था? मंगलयान। अगर आप देखोगे पीछे मार्स मिशन पूरा का पूरा बना हुआ था। इस पर मूवी भी बनी है जिसे आप लोग मिशन मंगल के नाम से जानते हैं, मिशन मंगल। अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार देखिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल शानदार मूवी है। अगला प्रश्न, When was the first complete census conducted in India? भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी? अभी शुरू में ही आपको मैंने बताया था 1881, 1881, ठीक है। और तब से लेकर के 2011 तक हर 10 साल काउंट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 15 बार जनगणना अब तक की जा चुकी है। पहली 1881, और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। शुरुआत 1872 में हुई थी। पहली बार जनगणना अगर कभी पूछा जाए कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, Which of the following was one of the main objectives of 7th 5-year plan? कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना क्या बताई? 51 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? यह है 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। चौथी की बात करें तो 3 साल का गैप था, 69 74। पांचवी की बात करें तो 74 से 78, 74 से 78 ये है। तो पांचवी का मुख्य उद्देश्य, पांचवी 7वीं का पूछा गया। अच्छा, तो छठी जान लीजिएगा 80 से 85, और छठी के बाद 7वीं है 85 से 90। तो इसका सही उद्देश्य था इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में। सबसे ज्यादा पहली पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। पहली का था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्या था? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। और दूसरा का अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड का क्या था? सेकेंड का था, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, ये यहां पर था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर एज दे डू नॉट लीड टू अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होती हैं
जो सरकार के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, यानी कि सरकार उनको वापस नहीं करेगी। जैसे सरकार को एक पैसा वो भी प्राप्त होता है जो लोग निवेश करते हैं, जैसे किसान विकास पत्र में लोगों ने निवेश किया, महिला सम्मान बचत पत्र में निवेश किया, लेकिन वो क्लेम है। क्लेम का मतलब ये है वो पैसा गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल वापस करना है। तो रेवेन्यू रिसीव्ड क्लेम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नॉन रिडीमेबल भुगतान योग्य, यानी कि किसी को सरकार को ये जो रिसिप्ट है वापस नहीं करनी है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? रेवेन्यू में टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स में आप जानते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा प्राप्त होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, उससे जो सरकार को पैसा प्राप्त होता है उसे टैक्स रेवेन्यू के नाम से कहते हैं। और जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे जो डिविडेंड मिलता है, ठीक है, डिविडेंड मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, ये सब क्या होता है? ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में काउंट होता है। अगला प्रश्न फिर से देखिएगा, तो नोटों के पीछे क्या बना होता है को पता होना चाहिए, नोटों का कलर पता होना चाहिए। तो ₹50 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी सीरीज, महात्मा गांधी सीरीज को 1996 से शुरू किया गया था। कब से? 1996 से शुरू किया गया था। तो 50 रुपए के बैंक नोट जो नया वाला है उसका बेस कलर क्या है? उसका बेस कलर है दोस्तों फ्लोरोसेंट ब्लू। अभी जो आप देखोगे जो 50 रुपए का नया नोट है वो ब्लू कलर का है, तो वो कैसा है? फ्लोरोसेंट ब्लू है, यहां पर फ्लोरोसेंट ब्लू है। अगला 26वां क्वेश्चन है, द प्लान बिटवीन 5th 5-year प्लान एंड 6th 5-year प्लान इज नोन एज। पांचवी और छठी योजना के बीच में जो योजना आई थी उसको किस नाम से जानते हैं? तो 78 से 80 के बीच में ये प्लान रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रोलिंग प्लान का मतलब होता है अनवरत योजना। कैसी योजना? अनवरत योजना। ये है बेसिकली रोलिंग प्लान, इसका सही। और यहां लुढ़कना मतलब नहीं, अनवरत योजना, याद रखिएगा, अनवरत, ठीक है, अनवरत योजना। अगला प्रश्न, नेम द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार उस राज्य का नाम बताइए जहां महिला साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। किस राज्य में सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं हैं? तो दोस्तों साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां की है? केरला की है। और यह बात भी कहां से रिलेट होती है? केरला। केरला की जो साक्षरता दर है लगभग अब 96% के आसपास है। एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम 94 समथिंग परसेंटेज थी। ओवरऑल अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 74.04%, ठीक है, ये क्या है? ये है लिटरेसी रेट। 74.04% ये क्या है? लिटरेसी रेट है एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरला। अगला, इन इंडिया द पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी। जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो कितने वर्ष में लिए जाते हैं? शुरुआत में ही आपको बता दिया, आसान सा प्रश्न है, 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। बस 2011 से 12 अभी तक नहीं कर पाए हैं, उसके बाद से। क्यों? क्योंकि बीच में कोरोना वगैरह आ गया है, तो अब इसको एक्सटेंड कर चुके हैं। अगला बताइएगा, व्हाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम इज टेकन एज अ फैक्टर। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय को एक कारक के रूप में लिया जाता है। कारक यानी कि हम फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो फैक्टर में आता है, देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पर खर्च किया गया पैसा। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर पर खर्च किया गया पैसा क्या कहलाता है? ठीक है, ये कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है जो भी पैसा इनके ऊपर खर्च किया जाता है फैक्टर। तो बेसिकली केमिकल यूज ये फैक्टर का हिस्सा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये फैक्टर नहीं है, रोड कंस्ट्रक्शन ये फैक्टर नहीं है, एक्सपोर्ट फैक्टर है। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात किया गया, निर्यात से देश को आय होती है, तो ऑब्वियसली वो क्या है? नेशनल इनकम में काउंट होगा ही होगा। इनको बेचने से, वस्तु को बेचने से पैसा आएगा ना, तो किसका हिस्सा होगा? नेशनल इनकम का, यानी कि राष्ट्रीय आय का। और आज का लास्ट प्रश्न है, एज पर आरबीआई इंडिया सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर द जीडीपी इन 1980s। 1980 में देश में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? वर्तमान में अगर हम योगदान की बात करते हैं तो ये लगभग 56% के आसपास है वर्ष 2023-24 में, ठीक है। तो 1980s में कितना था? 1980s में था 38.6%, 38.6% योगदान सेवा क्षेत्र का था। वर्तमान में
हमारी अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे आता है, फर्स्ट पे सर्विस सेक्टर है, सबसे ज्यादा योगदान जीडीपी में सेवा क्षेत्र का है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है यहां पर, ठीक है। थर्ड पर अगर हम बात करते हैं, थर्ड पर तो थर्ड पे कौन सा आता है, थर्ड पे आता है दोस्तों एग्रीकल्चर कह लीजिए या प्राइमरी सेक्टर कह लीजिए, ये कंट्रीब्यूशन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास आज की पसंद आई होगी और ऐसी क्लासेस के लिए आप जुड़े रहे राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू।